चैनल हो गया। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली पीआईबी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। तो ये उसका फर्स्ट वीडियो है। ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे 1 जून के पीआईबी एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट 1 जून को जो पीआईबी एनालिसिस था उसमें 45 आर्टिकल्स थे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि ऑल 45 आर्टिकल्स है, जितने भी पीआईबी में आर्टिकल्स आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हार्डली 8 से 10, ओके, 8 से 10 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 आर्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ 8 ऐसे आर्टिकल लिस्ट आउट किए हैं जो अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस के बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हैं। और दूसरी बात, इनके चांसेस जो हैं अपकमिंग प्रीलिम्स में और स्पेशली जो अपकमिंग मेंस है अगस्त में, उसमें भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आर्टिकल्स को हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी भी आर्टिकल को कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और उसके हिसाब से ही एक्सप्लेन करूंगा। तो एक आर्टिकल हमारा इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर है। एक आईआईपी की न्यू सीरीज आई है जिसके ऊपर एक आर्टिकल है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये बहुत ज्यादा? क्योंकि जो अपकमिंग मेंस है उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। एक वाटर मिशन के ऊपर आर्टिकल आया है। एक वेस्ट एशिया में क्या डेवलपमेंट्स हुई है उनके ऊपर एक आर्टिकल है। एक ब्रिक्स जो हमारा फोरम है उसमें अर्बनाइजेशन के ऊपर उन्होंने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए हैं जिसके ऊपर एक आर्टिकल है। एक डीपीआईआईटी और भाषिनी, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड टाइम हाई गया है, इसके ऊपर एक आर्टिकल है। और एक आर्टिकल है क्लाइमेट हिस्ट्री स्टडी के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नॉट फॉर दिस ईयर लेकिन जो नेक्स्ट ईयर 2027 का प्रीलिम्स है उसके लिए भी और 2026 के मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और ये एक इमेज पूरा कवर कर देगी तुम्हारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और जो भी है। ठीक है, न्यूज में क्यों है? क्योंकि आज पीएम मोदी ने एक ट्वीट डाला था जिसमें उन्होंने इस आर्टिकल के बारे में बात किया था, तो जिसकी वजह से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सीएपीए होता क्या है। तो सीएपीए एक तरह का एडवांस एफटीए हो, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर गुड्स में भी ट्रेड करते हैं, सर्विसेज में भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी ट्रेड करते हैं, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, डिजिटल ट्रेड में भी करते हैं, कस्टम्स कोऑपरेशन करते हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है ये कमेंट में बताना, जो भी यहाँ पे इकोनॉमी का ज्ञानी है वो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस किस केसेस में हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंडर में ट्रेड किया जाता है। ओके, अब ये जो एग्रीमेंट है किसी भी कंट्री के साथ, जैसे हमने बहुत सारी कंट्री के साथ में हमने सेपा साइन कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, बहुत सारी कंट्रीज है। लेकिन इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेन पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर सेपा को साइन करने का? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये बायलैटरल ट्रेड को और मार्केट एक्सेस को बढ़ावा देता है। ठीक है, टैरिफ को कम करता है और नॉन टैरिफ बैरियर को घटाता है। तो जितने भी टैरिफ होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, उनको ये कम करता है ताकि एक मार्केट में अच्छा कंपटीशन आए बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में। ये सप्लाई चेन को प्रमोट करता है और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, स्ट्रेंथन करता है सप्लाई चेन्स को और प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई ओमान, हम ओमान से क्यों ये हमने साइन किया है? नंबर 1 रीजन है कि ये गेटवे है गल्फ रीजन का, जैसे कि तुम्हें पता है, यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये रहा ओमान और ये रहा तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल कंट्री है जो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अपनी।
और जैसा कि ईरान, इजराइल और अमेरिकन वॉर चल रहा है, तो सबको पता है कि ये एरिया कितना हॉटस्पॉट बन चुका है आज के टाइम में, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है क्रूड ऑयल की वो रुक चुकी है। इंडिया में भी इसका असर हो चुका है और इंडिया के साथ साथ जो भी बाकी के देश है उनमें भी इनका असर हो चुका है। तो इसलिए ओमान एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास में है, एक की एनर्जी सप्लायर है। अगर आई थिंक तो एक की एनर्जी सप्लायर है, हमें एलएनजी वगैरह हम इससे लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है इंडिया का वेस्ट एशिया पॉलिसी में, और एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा ओमान में रहता भी है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है और फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि जो ये सीपा है इसमें हम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों ले रहे हैं। क्योंकि नंबर 1 रीजन की वजह से, जैसे कि हमने बात की, वेस्ट एशिया है, गल्फ है। सेकेंड रीजन इज स्ट्रेटेजिक वाटरवे है, ओके, जिसकी वजह से हम ये पर्टिकुलर हमने सेपा साइन किया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स क्या है? इंजीनियरिंग गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, केमिकल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये हम वहां पे भेज रहे हैं। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम वहां से? क्रूड ऑयल, एलएनजी और पेट्रो केमिकल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मतलब प्रीलिम्स में और मेंस में भी हम कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट कौन सा है? ये सेपा है। एक चीज और कमेंट में बताना कि सेपा बड़ा होता है या एफटीए बड़ा होता है। ठीक है, कि सेपा इज ग्रेटर देन एफटीए और सेपा इज लेस देन एफटीए, ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये रहे हमारे मेजर सेपा और एफटीए वाले, जैसे यूएई हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आसियान हो गया। कुछ चैलेंजेस हैं जो यूपीएससी मेंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, जो हम सेपा से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 इज इकोनॉमिक चैलेंजेस। इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस और डोमेस्टिक चैलेंजेस। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या होते हैं कि कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज प्रोडक्ट्स। तुम्हें पता है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तो एक कंपटीशन हमारा चाइनीज प्रोडक्ट के साथ में है, और कहीं ना कहीं हम उससे अच्छा कम्पीट करें तो हम सेपा साइन करते हैं। एक नॉन टेरिफ बैरियर्स इन गल्फ मार्केट को हम फ्री मार्केट बना सके, ताकि जो गल्फ के साथ हमारे रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वो अच्छे हो और बेहतर हो। ठीक है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो और भी चीजें अच्छी होंगी इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। फिर डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल ट्रेड। तो इकोनॉमी चैलेंजेस में एक बहुत बड़ा हमारा जो हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमें क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट होना पड़ता है गल्फ नेशंस पे और अदर नेशंस पे, सच एज रशिया और वेनेजुएला से भी बात चल रही है। तो क्रूड ऑयल एक ऐसा एक बहुत क्रूशियल एक एलिमेंट और मिनरल है जिसकी वजह से इंडिया को इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। तो वेस्ट एशिया में अगर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया पे भी पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें सेपा जैसे और भी एग्रीमेंट्स को प्रमोट करना चाहिए। सेकेंड इज ईरान सऊदी राइवलरी इम्पैक्ट ट्रेड रूट्स। तो ईरान जो है पूरा वहां पे नेता बन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बैठ चुका है। वो जो भी वहां से शिप्स निकल रहे हैं उनके ऊपर जो है तुम्हारा एक तरह का टैक्स वो कलेक्ट कर रहा है। हालांकि इंडिया के रिलेशंस ईरान से अच्छे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को इतनी मुश्किलात नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो हो रही है। ठीक है, ये बात हम एक ईरान वाली वीडियो में अच्छे से करेंगे, अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं यहाँ पे। और जो तीसरा रीजन है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न इन अरेबियन सी। तो अरेबियन सी जो कि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। ओके, इंडिया के हम लेफ्ट में देखेंगे तो अरेबियन सी है जो कि एक बहुत क्रूशियल बॉडी है जो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान इन जैसी बॉडीज को, इंडियन ओशन एंड देन नीचे मलाक्का स्ट्रेट की तरफ हम जाते हैं। तो इसलिए ये रीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है और इसको किसी भी तरह से हमें स्टेबल रखना है, किसी भी तरह से हमें सिक्योरिटी यहाँ पे अपनी टाइट रखनी है। फिर डोमेस्टिक चैलेंजेस देख लेते हैं। तो जो एमएसएमई है, हमारे कंट्री के एमएसएमई है, उनको हो सकता है कि ऐसे जब हम साइन करते हैं सेपा से तो उनको एक तरह का कंपटीशन देखने को मिल सकता है, उनको फेस करने को मिल सकता है।
और इसके चलते हमारे को एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि हम एक प्लेइंग फील्ड में हमें आना चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट इतना हो जितना हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हुआ तो हम डेफिसिट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। और जो तीसरा है रीजन, जो कंप्लायंस विद ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो एक बहुत बहुत बड़ी चीज है जो आई थिंक 2019 या 20 में इमर्ज हुई थी कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो चाइना में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस भेज रहे हैं। ओनली रीजन वाज कि ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं था, एक उनको इन्फीरियर टाइप ऑफ क्वालिटी का गुड्स जो है उनको वहां पे दिया जा रहा था, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल एनालिसिस की हम बात करेंगे तो हमें ये अगर यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रिटिकल एनालाइज करो किसी भी कंट्री के उससे, तो ये एक जनरल वे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इंडिया को प्रोटेक्शनिज्म से निकल के एक तरह का ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और वो जाना भी पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस जो है डिमांड करेगी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी पे और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे। और इंडिया का तुम्हें पता भी होगा आज के टाइम पे हमारा एक गोल है कि वोकल फॉर लोकल और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंस हमें होना है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान का मैप है, यहाँ पे इसकी लोकेशन देख लेना। और इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं ये तुम्हें पता होने चाहिए कि ओमान को बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, अगर कोई मेंस क्वेश्चन में पूछेगा तो हमसे वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक मेजर्स लेने हैं, सेम वही बात मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ओके, इसको इम्प्रूव करना है। एक पीएम गति शक्ति योजना है, कमेंट में इसके ऑब्जेक्टिव बताना, पीएम गति शक्ति योजना के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। हमारे को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हो। एक्सपोर्ट अच्छा होगा तो ऑब्वियस है कि हमारा ट्रेड बैलेंस कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक मेजर, तो हमारे को अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन ईरान के साथ बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर बेल्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन ओशियन वाया अरेबियन सी, ये बहुत क्रूशियल बेल्ट है ट्रेड के लिए। तो अगर ये किसी ने चोक कर दिया तो ट्रेड जो है पूरी वर्ल्ड का डिस्टर्ब हो सकता है। फिर उसके बाद है सागर। सागर क्या है ये प्लीज कमेंट में बताना। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है सागर प्रोग्राम में। और तीसरा है एनहेंस इंडियन प्रेजेंस इन द गल्फ सप्लाई चेन्स। तो गल्फ सप्लाई चेन्स में इंडियन का प्रेजेंस को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या ले सकते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को, ओके। तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट इजी बनाएंगे हम उतना ज्यादा अच्छा है। सपोर्ट करो एमएसएमई को इंटरनेशनल मार्केट्स में, कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो खाली लोकली नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हो सके इंटरनेशनल मार्केट्स में, ठीक है। फिर डेवलप करो एक सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट क्लस्टर को। मींस इसका क्या मतलब हुआ कि अगेन सेम बात कि हमें कैसे भी करके एक्सपोर्ट को अच्छा करना है। एक्सपोर्ट अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड बैलेंस अच्छा होगा और इंडिया का जो इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ऑर्डर वो ज्यादा स्टेबल दिखाई देगा। जैसे कि आजकल हम चाइना के लिए बोला जाता है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट बहुत कम करता है, ठीक है। इसको हम लिंक कर सकते हैं अपने आंसर को विजन लिंक विकसित भारत 2047 से, आत्मनिर्भर भारत से और एक्ट वेस्ट पॉलिसी से। जैसे हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हम इसको यूज करते हैं एक्ट वेस्ट पॉलिसी से, और ब्लू इकोनॉमी से, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंस में काफी यूज हो सकते हैं और ये जनरल पॉइंट्स हैं। ये ऐसा नहीं कि ओमान का हुआ है तो ही आंसर करेंगे, ये बहुत जनरल आंसर है और जनरल पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा। जो कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से और इसके आसपास के टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो हम ये आंसर कर पाएंगे। प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ओमान कहाँ लाई करता है, ओमान अरेबियन पेनिनसुला में साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है, ये बात ध्यान रखनी है। सेपा क्या है, सेपा इज ब्रॉडर देन, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहीं पे आ गया है। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो ज्यादा बड़ा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, ओके।
फिर ओमान जो है मेंबर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। तो इसके अदर जो मेंबर हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है और इसके अदर मेंबर कौन कौन से हैं। कुछ मैप बेस्ड फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो मस्केट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ, इनको अपने मैप में मैपिंग करके रख लेना। एक फिजिकल मैप ले लेना वर्ल्ड का या पॉलिटिकल मैप ले लेना और उसमें ये जितने भी लोकेशंस हैं इनको एक बार मैप कर लेना। कुछ यूपीएससी के ट्रैप स्टेटमेंट हैं जिससे यूपीएससी फंसा सकता है हमें अपने प्रीलिम्स में। तो वो ये बोल सकता है कि सेपा जो है सिर्फ ट्रेड को कवर करता है, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सर्विसेज भी आती हैं इसमें, ठीक है। ओमान मेंबर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करती है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। ये 2026 में ये क्वेश्चन पूछा है। इससे इसके आसपास ये वो क्वेश्चन था कि ट्रेड करेंगे तो ये कंट्री से हम अगर कौन कौन सी कंट्री जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो शिप पास होगा, ऐसे करके क्वेश्चन था 2026 प्रीलिम्स में, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है किस किस चीज को कनेक्ट करता है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट नहीं करता है। और जो चौथा पॉइंट है इसमें वो है कि सेपा जो है जनरली इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज को, बिल्कुल सही बात है। तो सेपा के जो भी हम प्रोविजन है हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब मेंस वैल्यूडेशन में ये कहाँ पे यूज हो सकता है पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है। इंडिया एंड नेबरहुड में, वेस्ट एशिया में हम यहाँ पे यूज करते हैं कुछ पॉइंट। बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो कि सीएपी है, इसके और भी सारे एग्रीमेंट्स आएंगे। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ से पता लग गया है। इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस कैसे होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा इंडिया का खुद का ट्रेड बढ़ेगा तो और भी अच्छा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड बैलेंस कम होगा, इंडियन इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखेगी वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में। और एसए में ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, तो वहां पे भी कुछ पॉइंट यहाँ से उठा के हम डाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन है, ये तुम देख लेना। मैं इसका ये पर्टिकुलर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल तो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। जब भी ये क्लास होगी ये पीआईबी की, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम पे ये पूरा डॉक्यूमेंट डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो ये कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन है जो तुम अपने आंसर में यूज कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ये पूरा मेंस के पर्सपेक्टिव का पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू आर्टिकल 51 है जो कि बोलता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। गवर्नेंस के लिए लिंकेज क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट भी ड्रॉप करके आओगे एक्स्ट्रा 1 और 2 मार्क्स फेच करके आओगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिंकेजेस भी मैंने डाला है इसमें, जैसे गोल नंबर 8, 9 और 17 है, ओके। तो जब तुम इस पूरे को देखोगे और इसको जब इस पूरे पेपर और ये जो पूरी स्लाइड है इससे कंपेयर करोगे, जब तुम्हें लगेगा कि यार एक 10 मार्कर और 15 मार्कर आंसर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन है, ट्राई करना इनको आंसर करने की। तो पहला क्वेश्चन मेंस का है, ओके। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ओमान सेपा इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया। एक और क्वेश्चन है 15 मार्कर का कि इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोज्ड इंडिया ओमान सीएपीए। तो ये 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। 2 क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स के भी डाल दिए हैं, बहुत 1 लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली इंक्लूड्स इन द सीएपीए, ट्रेड इन सर्विस, इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आंसर है कमेंट में डाल देना। सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस को कनेक्ट करती है, रेड सी मेडिटेरेनियन सी को, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान को, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल को, गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन को। तो इन दोनों के आंसर कमेंट में प्लीज पोस्ट कर देना।
अब ये जो पर्टिकुलर हमने पेज डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू भी हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये 3 पीवाईक्यू हैं। मेंस 2020 में पूछा था कि की फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, इंडिया रिलेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज का, और प्रीलिम्स में जो ये टॉपिक्स हैं जैसे कि एफटीए हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गया, जीसीसी कंट्रीज हो गया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ये जो पेपर है इससे पढ़ोगे तुम्हारा मोर और लेस इंडिया, ओमान और इंडिया का जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो चीजें हैं मोस्टली वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन मेंस 2026 के लिए भी। ओके, और ये मेरी गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन इस बार पक्का आने वाला है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, गवर्नमेंट ने इसका बेस ईयर चेंज करके 2022-2023 कर दिया गया है। इसको रिलीज कौन करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करता है। ठीक है, इसका जो अभी बेस ईयर है वो हटा के 2022-2023 कर दिया है, प्रीवियस बेस ईयर 2011-2012 से। कहते हैं कि न्यूज में क्यों है? न्यूज में मैंने बता ही दिया है कि पहले ईयर 2011-2012 था, अभी ईयर 2022-2023 कर दिया गया है। इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन यूपीएससी ने पीवाईक्यू में भी बहुत बार पहले पूछा हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आओ इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बारी में खत्म करते हैं देख के। तो ये है क्या चीज? तो आईएपी जो होता है कंपोजिट इंडिकेटर होता है जो शॉर्ट टर्म चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, शॉर्ट टर्म चेंजेस को दिखाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी वॉल्यूम में जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसको जो भी चीज दर्शाती है उसको आईएपी बोला जाता है। ये कौन रिलीज करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करता है। पर्पस क्या होता है? एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करने का, इकोनॉमिक एक्टिव को ट्रैक करने का, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन को बनाने में हेल्प करने का। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मंथली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और एक ये टर्म शॉर्ट टर्म चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ध्यान में रख लेना। तो इसमें क्या होता है? अपडेटेड आइटम बास्केट होता है, रिवाइज्ड वेट होता है, बेटर सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होता है, इंक्लूजन होता है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज का, और इम्प्रूव होता है इंडस्ट्रियल कवरेज का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कुछ डेटा और फैक्ट्स हैं। आईआईपी ग्रोथ जो है 2026 का 4.9 बताया गया है। मेन ग्रोथ जो ड्राइवर है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आया है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो हुई है वो 6.2% के हिसाब से हुई है, और उसका बेस ईयर जो लिया गया है वो 2022-2023 लिया गया है। अगर मैं इसकी सेक्टोरल क्लासिफिकेशन करूंगा आईआईपी की एक्टिविटी के साथ में, जैसे कि माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया जिसका हाईएस्ट वेट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और अगर बाय यूज जाऊंगा तो इसमें प्राइमरी गुड्स भी होते हैं, कैपिटल गुड्स भी होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी होते हैं, और साथ साथ नॉन ड्यूरेबल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये मेंस में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको प्लीज ध्यान से कर लेना कि सेक्टोरल क्लासिफिकेशन होती है बाय एक्टिविटी, और एक यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है कि कैसा उसको हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं। फिर तीसरा होता है आईएपीएस इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है और जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। फोर्थ है आईएपी एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये अर्लियर इंडिकेशन देता है हमारे को कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, ऊपर है नीचे है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसी है, डिमांड कंडीशन कैसी है, और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड कैसा है। ठीक है,
ये इसका एक ग्राफ है जो मेंस में यूज किया जा सकता है। अब इधर आते हैं, एक बार इसके चैलेंजेस देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, डेटा चैलेंजेस, इंडस्ट्रियल चैलेंजेस, क्रिटिकल एनालिसिस, ये 4 तरह की चीजें हैं जिसको यूपीएससी कहीं ना कहीं पूछता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या रहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है जीडीपी रिमेन्स का, वो अभी भी कम है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है जीडीपी में वो अभी भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अपने पोटेंशियल पे मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके क्या भी जो भी रीजन है उसके कमेंट में बता देना। सेकंड है इंडस्ट्रियल चैलेंजेस, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, एमएसएमई प्रोडक्टिविटी गैप, एमएसएमई में बहुत ज्यादा गैप्स हैं, लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट तुम्हें पता ही है आजकल क्या हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स क्या है कि किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमारे को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर डेटा चैलेंजेस क्या है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारे को फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर इनफॉर्मल सेक्टर कवरेज जो है अभी भी डिफिकल्ट है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेक्टर है। किसी का बिजनेस आज बहुत अच्छा है, किसी का नहीं है, और अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर में है तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो उस सेक्टर में बहुत अच्छा कर लेगा या बहुत बुरा कर लेगा। ये एक ऐसा वोलेटाइल मार्केट है जो बहुत अच्छा भी जाता है और बहुत बुरा भी जाता है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो कैप्चरिंग है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड को लेके। तो ऑब्वियस सी बात है, आजकल सब कुछ एआई और इन सब के ऊपर बेस्ड हो रहा है, तो हमारे को जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जहां भी प्रोडक्शन है वहां पे भी हमें ये डेटा बहुत जरूरी है कि कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, जिससे हम अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को और अच्छे से एनालाइज कर पाए। फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस ये भी आता है कि जो बेस ईयर है इसको रिवाइज करने से होता क्या है, उसका आंसर हमें ये क्रिटिकल एनालिसिस में मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है, एक ये इंप्रूव करता है स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी को और रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को। हाउएवर जो स्टैटिस्टिकल इंप्रूवमेंट है अलोन, ही कैन नॉट इंश्योर कि ग्रोथ हो ही रही है अनलेस सपोर्टेड बाय कॉम्पिटिटिवनेस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन। तो ये बहुत जरूरी बात है। अगर तुम बेस ईयर, ये बहुत जरूरी बात है, अगर तुम बेस ईयर को रिवाइज भी कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि बेस ईयर रिवाइज करने से तुम्हारा आईएपी अच्छा हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आईएपी अच्छा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर अच्छा जा रहा है, नहीं। इसको हमें एक चीज और देखनी है कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा नहीं होगा या इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होगा एक्सपेंशन का, तो ये जो पर्टिकुलर हमारे को इंडिकेटर मिल रहा है वो वन साइडेड मिल रहा है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, वही सेम मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बढ़ाओ, पीएम गति शक्ति योजना इसको इम्प्लीमेंट करो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और बढ़ाओ। हमारे पास 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे हैं जो जिनका नाम हर किसी को पता है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ओके, और एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें और ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने की बहुत जरूरत है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0, एआई ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग। एआई का जमाना है, हर चीज एआई से हो रही है, तो हमें भी अपने जो जितने भी इंडिकेटर्स में उसमें एआई का यूज करना बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, इंडिया बहुत पीछे है, ओके, तो इंडिया को ये चीज और बढ़ानी पड़ेगी कि हमारा ऑटोमेशन और जो रोबोटिक्स है और अच्छे से हो पाए। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, लेबर रिफॉर्म्स हो गया, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, इनको हमें बढ़ावा देना है। अगेन लॉन्ग टर्म विजन में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा चीजें रट्टे मारो, तो अगर कोई एक ही जैसी चीज को तुम बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारा रिटेंशन पावर और बढ़ेगा। तो मैंने वही डाल दिया, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। मेंस वैल्यू एडिशन मैंने डिस्कस कर ही लिया है, जीएस पेपर 3 का मेन है। इसमें इंडियन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये GS3 से ही रिलेटेड है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दे दिया है, यहाँ से ले लेना। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव दे दिए हैं, मेक इन इंडिया हो गया, PLI हो गया, PM गति शक्ति हो गया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिंकेजेस दे दिए हैं, ओके। गोल नंबर 8, गोल नंबर 9, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल भी दे दिया है, आर्टिकल नंबर 38, व्हाट इज दैट, वेलफेयर स्टेट, ओके। पॉसिबल मेन क्वेश्चंस, तो ये 2 क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट कर लेना। अगर हो सके तो कमेंट में आंसर दे देना, नहीं तो टेलीग्राम पे मेरे को बता देना, मैं एक और ग्रुप बना लूंगा जहां पे तुम अपने आंसर भी अपलोड कर पाओ, जिससे हम उसको इवेल्युएट कर पाए, ठीक है। ये पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चन है, इनके प्लीज आंसर कमेंट्स में डाल देना। पहला है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन IAP रिलीज करती है, दूसरा है कि कौन सा सेक्टर हाईएस्ट है, तीसरा है कि जो करंट बेस ईयर है IAP का वो क्या है। ये 3 क्वेश्चन बेसिक इसी पर्टिकुलर पेज से हो जाएंगे, प्लीज कर लेना, कमेंट में इसके आंसर दे देना। मेंस के PYQ में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और प्रीलिम्स के लिए IAP, WPI, CPI, GDP, कोर इंडस्ट्रीज, ये ऑलरेडी PYQ में पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा टॉपिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ANRF लॉन्चेस 200 करोड़ महा वाटर मिशन, तो इसको देख लेते हैं अभी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने 200 करोड़ का महा वाटर मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये प्रोग्राम हुआ है। अब इसमें क्या चीज, ये क्यों न्यूज में है, ये क्यों क्या है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक के, उन्होंने ये लॉन्च किया है 200 करोड़ का ANRF, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति महा वाटर मिशन है। ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स को, MSMEs को, यूनिवर्सिटीज को, इंडस्ट्री को, कि वो इनोवेटिव सॉल्यूशन बना पाए, किस लिए, क्रिटिकल वाटर चैलेंजेस के लिए। तो UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा था वाटर स्ट्रेस के ऊपर, कि वाटर स्ट्रेस क्या होता है। ये कुछ वैसा ही है कि वाटर चैलेंजेस, क्रिटिकल वाटर चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। ये ओपन कॉल है स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए कि वो प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बनाए इस पर्टिकुलर जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके अंदर। अब ये है क्या, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये स्टैब्लिश किया गया है इंडिया का RDI इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेटाइजिंग रिसर्च फंडिंग, तो रिसर्च फंडिंग को डेमोक्रेटाइज करने के लिए। प्रमोट करें रिसर्च बियॉन्ड एलीट इंस्टीट्यूशन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ IIT हो गया या फिर कोई अदर एलीट इंस्टीट्यूशन ही रिसर्च कर रहा है। अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है और तुम छोटे भी इंस्टीट्यूशन हो, तब भी तुम्हारे पास वो सोर्स होने चाहिए ताकि तुम अच्छे से कर सको, ठीक है। सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए, ठीक है। अब ये महा वाटर मिशन क्या है, महा मीन्स मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। ये कोलैबोरेटिव है ANRF और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, और ये पूरा जितना भी चीजें हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में आ रही है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। मिशन क्या है, रिसर्च, इनोवेशन, कमर्शियलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट। छोटी सी बात है हमारे को, ये जो भी गैप आ रहा है हमारा रिसर्च से इनोवेशन के बीच में, इनोवेशन से कमर्शियलाइजेशन के बीच में, कमर्शियलाइजेशन से डिप्लॉयमेंट के बीच में, उसको कम करना। कौन अप्लाई कर सकता है, स्टार्टअप कर सकते हैं, MSME कर सकती है, यूनिवर्सिटी कर सकती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, इंडस्ट्री पार्टनर्स कर सकते हैं, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका आउटले कितना है, 200 करोड़ का है, 5 साल का ड्यूरेशन है, अप टू 220 करोड़ पर कंसोर्टियम को इसमें बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। डेटा देख लेते हैं, वैसे मैंने बता ही दिया है, आउटलेट 200 करोड़, 5 साल का इसका प्रोग्राम है। एक कंपनी को 20 करोड़ मिल सकता है। मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है ANRF और जल शक्ति है,
स्टार्टअप, एमएसएमई, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री इसमें मेन हिस्सेदार रहेंगे। और जो कॉल लॉन्च है वो ओपन कॉल फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके 5 प्रायोरिटी थीम्स हैं, इन 5 प्रायोरिटी थीम्स को याद कर लेना। मेंस में आंसर लिखने के काम आ सकता है और इवन प्रीलिम्स में भी वो पूछ सकते हैं। तो पहला है वाटर रिसोर्स असेसमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जिसमें एक्यूफर मैपिंग, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सब के ऊपर में बात होगी। फिर दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजीज को हम और ज्यादा बढ़ावा दें, रूरल वाटर सप्लाई को और अच्छा करें। तीसरा है वाटर क्वालिटी और इकोलॉजिकल हेल्थ, कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग करें, रिवर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें, ये सब ठीक है। चौथा है वाटर यूज एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी पे पीवाईक्यू ऑलरेडी है यूपीएससी का 24-25 में कहीं पे पूछा है सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर में, ठीक है। तो वाटर रिसाइकलिंग, वाटर यूज वाटर रीयूज एंड स्मार्ट इरिगेशन। फिर जो लास्ट है वो है क्लाइमेट रेजिलियंस और एडेप्टेशन, तो ड्रॉट मैनेजमेंट, फ्लड रेजिलियंस, क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी इन चीजों के अंदर ये 5 प्रायोरिटी थीम्स हैं। इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम क्या है? 10 साल पहले हमारा ये हाल था और आज हम 2 लाख प्लस ऑलरेडी गेन कर चुके हैं। तो इसमें जॉब्स कितनी जनरेट हुई हैं? 20 से 24 लाख के आसपास भी जॉब्स जनरेट हुई है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स हैं इनोवेशन लेड ग्रोथ इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है। और जो ये ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये और एरियाज में भी और सेक्टर्स में भी इसके मिशंस हैं। ईवी में भी है, ड्रोन्स में भी है, मेडटेक में भी है, 6G कम्युनिकेशंस में भी है और वाटर में तो हम डिस्कस कर ही रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि खाली वाटर से रिलेटेड नहीं है, और भी सेक्टर्स हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। चैलेंजेस क्या हैं? वाटर चैलेंजेस मैंने अब तुम्हें बताया भी है, यूपीएससी ने पूछा भी है, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर का और नीचे जाना और ज्यादा वाटर टेबल का गिरना, वाटर क्वालिटी इश्यूज, फ्लोराइड, आर्सेनिक, इनको हैवी मेटल्स भी बोला जाता है, वाटर में मिलते हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं जिसकी वजह से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रहा है। एक नई टाइप की कार्सिनोजन बीमारियां निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। फिर अर्बन वाटर स्ट्रेस ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, तो यस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ड्रॉट, एरेक्टिक रेनफॉल, एरेक्टिक रेनफॉल के ऊपर बहुत बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर फ्लड्स। फिर इनोवेशन चैलेंज क्या है कि हमारी जो रिसर्च है अभी भी लैब्स के अंदर ही है और फील्ड डिप्लॉयमेंट उनका कम है, मतलब कि खाली ऑन पेपर ज्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। तो इस चीज को ठीक करना चाहिए, ठीक है। फिर लिमिटेड एकेडमी इंडस्ट्री लिंकेज है, तो ये जो पर्टिकुलर गैप है, जो एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है, उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। वो कैसे कम होगा? जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, तो हम एकेडमी में उस चीज के ऊपर डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। लो कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, यस इंडिया में अगर टिकटॉक आ रहा है या कोई और चीज और कोई और टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसका इवन AI देख लो, हम रादर देन उसका प्रोडक्टिव यूज हम उसका एक ऐसा यूज कर रहे हैं कि AI भी शर्मा जाएगी, यार ये क्या कर रहे हैं बंदे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे इंडिया में जो कमर्शियलाइजेशन है टेक्नोलॉजीज का, वो बहुत कम है, हम इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं उसको अपने पोटेंशियल तक। क्रिटिकल एनालिसिस अगेन सेम मैंने डाल दिया है, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार पूछता है क्रिटिकल एनालिसिस को लेके। तो ये जो महा वाटर मिशन है, ये एक पाइपलाइन बनाएगा रिसर्च की, प्रोटोटाइप की, वैलिडेशन की और कमर्शियलाइजेशन की और फिर डिप्लॉयमेंट। तो ये बात ध्यान रखना, क्रिटिकल एनालिसिस में ये पॉइंट लिख के आओगे, पक्का मार्क्स मिलेंगे। वे फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजिकल पाथ, टेक्नोलॉजी में बढ़ावा करना है, AI वगैरह ये सब, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करनी है, ANRF की पार्टनरशिप बनानी है और ज्यादा इंडस्ट्री लेड, ठीक है। MSMEs को सपोर्ट करना है, इनोवेशन। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जल संचय जन भागीदारी, ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, प्लीज कमेंट में इसके बारे में बता देना। जल संचय जन भागीदारी सॉरी। वाटर लिटरेसी कैंपेन और लोकल सॉल्यूशन फॉर लोकल नीड्स।
फिर गवर्नेंस के पॉइंट्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डाल दिया, इसरो इसरो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, स्पेस टेक, अर्थ साइंस, फिर बायोटेक एंड CSIR, और लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट का भी योगदान इसमें बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म गोल में मैंने यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी को रखा है, क्लाइमेट रेजिलियंस को रखा है और आत्मनिर्भर इनोवेशन को रखा है। अब ये मैंने यहाँ पे 2047 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये एक ऐसी इशू है जिसको बहुत रैपिड आंसर और रैपिड यू कैन से सॉल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, मेंस वैल्यूएशन GS2 गवर्नमेंट पॉलिसी, GS2 वाटर गवर्नेंस, GS3 साइंस एंड टेक, GS3 इनोवेशन इकोसिस्टम, GS3 एनवायरनमेंट एंड GS3 क्लाइमेट चेंज। ये कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंट्रो और कंक्लूजन दे रखा है, पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन लिंकेज कर दिया है, आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, 51AG ड्यूटी टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डाल दिए हैं, क्लीन वाटर, सैनिटेशन और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इनोवेशन, और एक क्लाइमेट एक्शन। ठीक, आई थिंक 8, 9 और 13 है ये। ग्लोबल रेलेवेंस ये भी हमने डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि जो वाटर चैलेंज है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर चैलेंज है, ये ग्लोबल चैलेंज है, तो वो भी हमने लिंकेज करने की कोशिश की है। ठीक है, ये मैप ध्यान कर लेना। UPSC डायरेक्ट 10 मार्कर पूछ सकता है कि वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं या कौन से एरिया में वाटर स्ट्रेस ज्यादा है, ये मैप बहुत काम आएगा वहां पे। फिल्म्स फैक्ट है, ये ध्यान रख लेना। ANRF फुल फॉर्म कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन से एक्ट के अंदर हुआ, ये किसको रिप्लेस किया, ये भी ध्यान रखना। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को रिप्लेस किया है। महा का फुल फॉर्म, अदर मिशन कौन कौन से हैं, EV, ड्रोन्स एक्सेट्रा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 किसके साथ मर्ज की गई है, ये सब। ठीक है, तो प्रीलिम्स को भी मैंने कवर किया है, मेंस को भी कवर किया है। प्लीज ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ इनको पढ़ लेना, बहुत मेहनत लग रही है। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, UPSC PY क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, आई थिंक वो क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखा देता। वाटर स्ट्रेस के ऊपर जो क्वेश्चन था, तो ग्राउंड वाटर के ऊपर पूछ ही लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करेगा, उसके ऊपर पूछ लिया है। इनोवेशन कैसे हेल्प करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसके ऊपर पूछ लिया है। ठीक है, ये 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, प्लीज अटेम्प्ट करो और कमेंट में आंसर दे देना। 2 मेंस के क्वेश्चन है, 10 मार्कर 15 मार्कर, प्लीज पढ़ लेना और अटेम्प्ट करके अगर तुम मेरे को कमेंट में दे दोगे तो ठीक है, वरना कमेंट में बता देना, मैं एक और ग्रुप बना लूंगा जहाँ पे ये आंसर पोस्ट हो सके। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है UPSC के लिए, तो हमें पता ही है, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ANRF, ठीक है, साइंस एंड टेक, इनोवेशन, तो ये एरिया है जहाँ पे UPSC की एक अच्छी थीम बनती है, जहां से वो क्वेश्चन पूछती है। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक पे, आई थिंक 4th टॉपिक है ये हमारा। तो वेस्ट एशिया में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। अब ये न्यूज में था, क्या न्यूज में था कि जो, जैसा कि हमें पता है कि वेस्ट एशिया में हमारा जो सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, आए दिन कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स वहां से आ रहे हैं कि ईरान ने हमला करा या अमेरिका ने हमला किया या इजराइल ने हमला किया। तो उसको देखते हुए हमारे वहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें एज अ इंडियन गवर्नमेंट उसको वो चाहती है कि कंट्रोल में रहे, जैसे कि स्टेबिलिटी वहां पे बनी रहे और इंडिया में भी बनी रहे, प्राइस कंट्रोल रहे क्रूड वगैरह का, सप्लाई जो है वो एडिक्वेट रहे। अगर सप्लाई में थोड़ा सा भी डिसरप्शन हुआ तो बहुत ज्यादा पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो बिजनेसेस को और एक अनइंटरप्टेड सर्विसेज रहे किसी भी तरह की, तो ये ऑब्जेक्टिव है। की मैसेज क्या है कि इंडिया वेल प्रिपेयर्ड है टू डील विद एनी डिसरप्शन और एनी एंड एंश्योर रेजिलियंस ऑफ इकोनॉमी एंड सिटीजन। ठीक है, तो एक ऑप्टिमिस्टिक हमें यहाँ से पता लगता है कि इंडिया तैयार है, और अगर तुम ऑन पेपर भी देखोगे तो हमारी सिचुएशन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज काफी अच्छी है। अब ये है क्या, ये गवर्नमेंट की अप्रोच है कि टू मॉनिटर और मिटिगेट करना वेस्ट एशियन सिचुएशन को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट,
अगर तुम्हें नहीं पता तो ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज में था, ECLLGS। ये कमेंट में बता देना कि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये न्यूज में था और रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने इसको किया था। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, फूड मिलता रहे, प्रोडक्शन बनती रहे। फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग और फर्टिलाइजर हमारे पास अवेलेबल हो। एनर्जी सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LNG, LPG, PNG ये सब की सप्लाई अच्छे से रहे। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, कि मैरीटाइम सर्विसेज बिना किसी बाधा के चलती रहे, जो ईरान कर रहा है। हालांकि हमारे को थोड़ी सी रियायत वहाँ पे उन्होंने एग्जेम्पशन दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं उधर। और फिर एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की होर्डिंग। ऐसे टाइम पे विद इन इंडिया भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो आगे जाके ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ये सब कर सकें। ठीक है, अब ये क्या है, कुछ की डेटा फैक्ट्स हैं। जैसे इस पर्टिकुलर इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के अंदर में इन्होंने बोला है कि हम एक क्रेडिट फ्लो बनाएंगे 2,55,000 करोड़ का। ठीक है, जिसमें 5,000 करोड़ एयरलाइंस के लिए भी रखा जाएगा। 100% गारंटी फॉर MSME, 90% गारंटी फॉर नॉन MSME एंड एयरलाइंस। तो ये इसमें ECLGS 5.0 में कवर किया गया। फूड ग्रेन, हालांकि टेंशन बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छा इंक्रीज हुआ है, 5.2% इंक्रीज हुआ है। LPG सिलेंडर 1.21 करोड़ बुक्ड हुए हैं और 1.22 लास्ट 3 डेज। और ये लास्ट 3 डेज जब मैं बोल रहा हूँ तो ये अभी के बोल रहा हूँ, 29, 30, 31 मई, ये इन 3 दिन के बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। फिर पल्स प्रोडक्शन भी ग्रोथ हुआ है। गवर्नमेंट स्टॉक्स, गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स हैं वीट का, राइस का, यहाँ पे सब नंबर हैं और सब नंबर UPSC मेंस में भी डालोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीट का 513 लाख मेट्रिक टन है। नॉन बफर नॉन कितना है, इतना दे रखा है बस, हमारे पे डबल है लगभग। राइस इतना है जबकि इतना होना चाहिए, तो हमारे पे अच्छा सरप्लस है। ठीक है, पेट्रोल डीजल एडिक्वेट स्टॉक एट ऑल पेट्रोल पंप्स। सेल इंक्रीज हुआ है 30% से। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मई 26 में। तो ये एक अच्छा साइन भी है और एक बुरा साइन भी है। बुरा साइन इसलिए कि जब गवर्नमेंट ने बोला है कि पेट्रोल का यूसेज कम करना है तो हमें नहीं करना है, और इसमें कोई ईगो की नहीं होती कि गवर्नमेंट कितना भी यूज कर रही है तो हम क्यों ना करें। नहीं, अगर बात देश की है तो देश को साथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं PNG कनेक्शंस, पाइप नेचुरल गैस। तो कनेक्शन जो एक्टिवेट हुए हैं वो 8.56 लाख हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी हो चुका है 2.96 लाख का हो चुका है, और टोटल जो कवरेज हो गई है ऑलरेडी 11.52 लाख कवरेज हो चुकी है। अब बात शिपिंग सर्विसेज की करते हैं, तो शिपिंग सर्विसेज भी बड़ी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया एक स्टेबल टर्म्स पे खड़ा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इंडियंस और हम गवर्नमेंट सिटीजन्स को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट बातें कर रही है कि जहां पे हम कम कर सकें अपना पेट्रोल कंजम्पशन और तरह तरह का कंजम्पशन, तो हमें वो करना भी चाहिए। कुछ चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड है, फिल्म फैक्टर, एक एक करके देख लेते हैं। चैलेंजेस जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर रुका हुआ है तो वो एक ऐसी जगह है जहां से ग्लोबल ट्रेड 20% ग्लोबल ट्रेड वहीं से हो रहा है। अगर उसी को जाम कर दे तो तुम खुद सोच सकते हो कि कितना बड़ा एक बंच ऑफ ट्रेड है वहां पे अटका हुआ है। फिर सेकंड है इकोनॉमिक रिस्क, जिसमें वॉलेटिलिटी आ गई क्रूड ऑयल प्राइसेस में। प्राइसेस कम ज्यादा होंगे तो महंगाई भी ऊपर नीचे होती रहेगी। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एंड हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट, यस, हमारे को इंपोर्ट करना भी महंगा पड़ रहा है और हमारी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो भी ज्यादा कॉस्टली हो रही हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिस्क बढ़ रहा है। फिर प्रेशर ऑन फिस्कल मैनेजमेंट, तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल, जो गवर्नमेंट के मॉनिटर्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर है कि अगर हम इससे नीचे भी नहीं रह सकते, इससे ऊपर भी नहीं रह सकते। समझ रहे हो, गवर्नमेंट को, कंपनीज को भी ज्यादा नुकसान नहीं देना है और सिटीजन्स को भी नहीं देना है। तो गवर्नमेंट इस बीच में फंसी हुई है कि पेट्रोल की प्राइस ज्यादा भी नहीं कर सकते और बहुत कम भी नहीं कर सकते एकदम से। फिर फूड सिक्योरिटी मींस
एडिबल ऑयल्स हैं, बहुत सारी फूड आइटम्स हैं, पल्सेस वगैरह हैं, जिसपे हम बहुत अन्य देशों में जो है डिपेंडेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्टिलाइजर रिस्क हाई इम्पोर्ट, अगेन फर्टिलाइजर भी हम इम्पोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। फिर क्रिटिकल एनालिसिस में मैंने यहाँ पे जो पॉइंट डाला है वो ये है कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है इंडिया की रही है इस पूरे चीज में, ताकि हमारी सप्लाई चेन टूटे ना। अगर सप्लाई चेन टूट भी रही है तो हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से हम कोई ना कोई चीज हमारे को मिलती रहे। ठीक है, वे फॉरवर्ड, अगेन वे फॉरवर्ड सेम, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ानी है, फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी सही करनी है। ठीक है, अब इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, अब मैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पॉइंट्स को जल्दी जल्दी कवर कर लूं। ठीक है, तो ये प्लीज ये पढ़ लेना, क्योंकि मेरे को अभी 2 और आर्टिकल करने हैं और ऑलरेडी वीडियो 50 मिनट का हो गया। मैंने बोला था 15 से 20 मिनट में मैं वीडियो खत्म करूंगा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि 15 से 20 मिनट में ये पीआईबी की वीडियो का जस्टिफिकेशन हो पाएगा। तो प्लीज अगर 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वीडियो होगा तो देख लेना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मेन पॉइंट है, जो समझाने वाले पॉइंट है, वो जल्दी से जल्दी कवर हो। तो प्रीलिम्स फैक्ट फॉर्मूज पढ़ लेना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन तो मैंने कमेंट में पूछा था, लेकिन ये यहाँ पे आ गया है। ये स्कीम पढ़ लेना प्लीज, ये क्या स्कीम है, एनएफएसए क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या चीज है, पाइप नेचुरल गैस क्या होती है और कौन रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज पढ़ लेना मैप प्रैक्टिस के लिए। ओके, ये सारी यहाँ पे लाइन में दे रखी है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इन्वॉल्व, वो भी देख लेना। ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं और जितनी भी बॉडी है, ये सारी यहाँ पे मैंने लिख दी है। ये इसका मैप है, मैप दोबारा सेम वही जगह, सेम जगह है। ओके, तो एक बार मैप देख लेना। मेंस वैल्यू एडिशन में GS2 वेस्ट एशिया, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन इकोनॉमी GS3, फूड सिक्योरिटी GS3, एनर्जी सिक्योरिटी GS3। और मेरे को कंफर्म है कि एक ना एक क्वेश्चन इस बार इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इन 3 टॉपिक में से किसी एक से आने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैरीटाइम सिक्योरिटी GS3। इंट्रोडक्शन दे दिया, कंक्लूजन देख लिया, पढ़ लेना। SDG लिंकेजेस दे दिया है, जीरो हंगर, पोर्टेबिलिटी, इंडस्ट्री इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक टेक अवे, लॉन्ग टर्म गोल वगैरह वो भी सब मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। यूपीएससी ने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है 23 में, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन वेस्टर्न एशिया, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमी, और फूड्स एंड सिक्योरिटी सप्लाई चेन रिलीजन्स इन इंडिया। ये यूपीएससी PYQ में ऑलरेडी पूछ चुकी है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, अगेन प्रीलिम्स के क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। प्लीज दोबारा इनको कमेंट में आंसर दे देना। पॉसिबल मेंस क्वेश्चन ये 2 मैंने डाले हैं, लिख सकते हो तो लिख देना। ओके, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल के लिए, जो कि है भाषिणी DPIIT MOU। ये 2 आर्टिकल बचे हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये 2 आर्टिकल बचे हैं, 3 आर्टिकल बचे हैं, सॉरी अभी हमारे। तो अभी हमने 5 आर्टिकल ही कवर करे हैं। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि क्योंकि हमने अपने 5 आर्टिकल में इतना टाइम दे दिया है और मेरा ये टारगेट था कि मैं इसको 20 से 25 मिनट में इन सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करूं, लेकिन क्योंकि मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आर्टिकल को कवर कर रहा हूं, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। हो सके तो वीडियो को चाहे 1.5x या 2x पे देख लेना, ताकि तुम्हें भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से वीडियो समझ में भी आए। हमारे 3 आर्टिकल बचे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इन 3 आर्टिकल को भी एक कॉम्प्रिहेंसिवली समझाऊं, लेकिन अगर मेरे को लगेगा कि ये चीज ज्यादा इजी है या फिर आराम से आप पढ़ के भी इसे कवर कर सकते हो, तो मैं उसको इतना समझाऊंगा, नहीं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये भाषिणी DPIIT का एक MOU साइन हुआ है। क्या है, स्ट्रेंथन करना है मल्टी लिंगुअल एक्सेस को। जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनको अक्रॉस इंडिया एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए कि जो भाषा है वो बैरियर ना बने, रेदर देन एक ऐसा ब्रिज बने कि इकोनॉमी और मतलब कि एक हमारा मतलब जो भाषा है वो हमारे को जोड़े, ना कि तोड़े। ठीक,
तो ये न्यूज में क्या होता है कि क्योंकि मीटी ने और डीपीआईआईटी ने साइन किया है एमओयू, इम्प्रूव किया है, लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना है और इंश्योर करना है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये सब सपोर्ट करना है, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टर्स को, ठीक है, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे को स्ट्रेंथन करना है। ये है क्या? ये कोलैबोरेशन है डीआईबीटी अंडर डीआईसी, मीटी के डीपीआईआईटी अंडर भाषणी सेवा संचालन, जो ये भाषणी सहयोगी प्रोग्राम है, इसके अंदर ये कोलैबोरेशन है इन दोनों का। ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे डिस्कस ही कर लिया है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है इसका एक तरह से, तो देख लेना। की एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? तो बहुत ऐसी हैं कि एक बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन करना भाषणी टूल को डीपीआईआईटी प्लेटफॉर्म में, ट्रांसलेशन, एपीआई रेगुलेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। 800 प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स को अगर हम गो बाय द नंबर्स जाएं तो ये है 15 प्लस मिलियन डेली इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, 36 इंडियन टेक्स्ट लैंग्वेजेस आ रहे हैं, 23 इंडियन वॉइस लैंग्वेजेस इसमें डाले जा रहे हैं, 35 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, और जितनी भी 8 शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस हैं यानी कि 22 लैंग्वेजेस, उसको इसके अंदर कवर किया गया है। पॉपुलर जो भाषणी के इनिशिएटिव्स हैं वो ये हैं उदयायत, मित्रा, ऐप मित्रा और प्रवक्ता। ओके, मल्टीलिंगुअल टेक्नोलॉजीज है, एआई ट्रांसलेशन, एपीआई बनाना, स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच करना, एलएलएम, लिंग्विस्टिक डेटाबेसेस, ग्लोसरी क्रिएशन, ये सब है। इम्पैक्ट क्या होगा? एक इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इकोसिस्टम बढ़ेगा, लैंग्वेज बैरियर कम होगा, ग्रेटर सिटीजन एंगेजमेंट होगा, ओके, और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को ये बढ़ावा देगा। चैलेंजेस क्या है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पे, अब उसको एक्यूरेट सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा चैलेंज है। दूसरा है डिजिटल डिवाइड, अभी भी एक रूरल और रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ठीक है, तो उसको पहले कम करना, उसको एड्रेस करना है। फिर एआई और एक्यूरेसी चैलेंजेस, यानी कि ट्रांसलेशन में इनएक्यूरेसीज हैं, ठीक है, डेटा लिमिटेशन, हमारा हाई क्वालिटी डेटा सेट्स हैं लेकिन एक जो हमारे पास लिमिटेशन है कि हमारे डोमेन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। फिर इंक्लूजन गैप, ठीक है, ये इंक्लूजन गैप भी देख लेना कि मैक्सिमम ऑफ जनता फोन को यूज करना आ गया है, लेकिन जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी और जो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज आ रही है तो जिसकी वजह से डिजिटल जो लिटरेसी है वो और भी ज्यादा हमारे इंडिया में एक उसमें गैप आ रहा है, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। क्रिटिकल एनालिसिस में यहाँ 3 पॉइंट डाले हैं मैंने, प्लीज इनको पढ़ लेना क्योंकि मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। वे फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी हमारे को अच्छी करनी है, इनोवेशन में ज्यादा जाना है। गवर्नेंस, भाषा को ऑल अक्रॉस प्लेटफॉर्म पे डाला जाना चाहिए। इंक्लूजन, हमारे को और ज्यादा जैसे हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है ऐसे हमें डिजिटल इंक्लूजन करना पड़ेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है इससे रिलेटेड, और एक कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी है जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह ये सब हम कर सकें। तो विजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मेंस में यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज नो बैरियर, एवरी इंडियन एवरी अपॉर्चुनिटी। फिल्म्स फैक्ट है, ये इसका भाषणी का फुल फॉर्म है। इंडिया लैंग्वेज डिजिटल डीपीआई है, इसके अंडर में है, डेवलप्ड बाय मीटी अंडर डीआईसी। 22 लैंग्वेज है 8 शेड्यूल की, ठीक है, और ये इसके कुछ डीपीआई हैं जैसे कि आधार हो गया, यूपीआई हो गया, डी लोकर हो गया, ओएनडीसी पे सल यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है ऑलरेडी। तो मेंस के मैंने लिंकेजेस डाल दिए हैं, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इंट्रोडक्शन डाल दिया है, कंक्लूजन डाल दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिंकेज कर दिया है, मैंने एक मैप भी डाल दिया है, इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मैप, कुछ लैंग्वेज भी डाल दी गई है, और वाई मल्टीलिंगुअल एक्सेस मैटर है। तो अगर तुम देखोगे तो इंटरनेट यूजर वो प्रेफर रीजनल लैंग्वेज, जिसमें सबसे ज्यादा 40% हिंदी ओनली को प्रेफर कर रहे हैं,
इंग्लिश ओनली 10% ही है और रीजनल लैंग्वेज को 30% है, तो एक अच्छा नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक बहुत अच्छा नंबर बन के आएगा। तो जो 90% ऑफ इंडियंस हैं वो प्रेफर करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस को rather देन इंग्लिश को। इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, ठीक है, इस पे ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अब जीएस पेपर सॉरी पीवाईक्यू में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन गवर्नेंस के ऊपर और ई गवर्नेंस मॉडल्स के ऊपर। ये 3 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के एमसीक्यूज हैं, प्लीज अटेम्प्ट कर लेना। 2 पॉसिबल क्वेश्चंस डाल दिए हैं और तुम्हारे ये भी डाल दिया है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है यूपीएससी के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट हमारा बड़ा है। तो हमने एक रिपोर्ट ऑल टाइम हाई हमारा ये हो गया है, सी फूड एक्सपोर्ट हो गया है। कितना हो गया है? इतना हो गया है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन इंडिया नंबर 1 नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अभी भी यूएस और चाइना 1 और 2 पे ही है। हमारा बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया है। ये क्या है जो पर्टिकुलर टॉपिक है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बड़ा है तो उससे रिलेटेड आया था। जैसे APEDA होता है, ऐसे ही MPEDA होता है, मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972 में बनी थी। ये इसके फंक्शंस हैं, देख लेना। ठीक है, इसकी एक एक्सपोर्ट वैल्यू है हमारी, जो पर्टिकुलर हमारे सी फूड है, USD 8.46 बिलियन तक पहुंच चुकी है। एक्सपोर्ट क्वांटिटी इतनी पहुंच चुकी है और ये ऑल टाइम हाई है इन टर्म्स ऑफ बोथ वैल्यू एंड वॉल्यूम। ये बात ध्यान रखना, यूपीएससी वैल्यू वॉल्यूम में बहुत खेलती है, तो दोनों में हमारे ज्यादा हैं। ठीक है, तो लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम कौन सा है हमारा? ये है फ्रोजन श्रिम्प। ठीक है, और ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं। इनकी लिस्ट एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना ताकि एक आइडिया लग जाए कि श्रिम्प ज्यादा है या फिश ज्यादा है। चैलेंजेस, ट्रेड बैरियर्स, क्लाइमेट चेंज मतलब कि ओशन प्रोडक्टिविटी कम हो गई। डिसीज आउटब्रेक्स, श्रिम्प में डिसीज आ गए या किसी वाटर क्वालिटी इश्यूज हो गए। कंपटीशन, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। अब जैसे तुम्हें पता ही है हमारा चाइना और अमेरिका तो कितनी दूर है। इवन यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री जैसे इक्वाडोर, वियतनाम, थाईलैंड, इनसे भी कंपटीशन है। फिर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो जल्दी सड़ जाती है। ओके, सी फूड है। क्रिटिकल एनालिसिस, सेम, कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी और मराइन कंजर्वेशन, इन तीनों को साथ लेके चलना है। वे फॉरवर्ड, सस्टेनेबल फिशरीज करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, मार्केट को डाइवर्सिफाई करना है और वैल्यू एडिशन डालना है। लिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो मेजर एक्सपोर्ट हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी क्या है ये पढ़ लेना। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर आई थिंक यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। और मेजर सी फूड एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन है? आंध्रा, केरला, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और रिलेटिव इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? सागरमाला है, ब्लू इकोनॉमी है, मत्स्य संपदा है। प्लीज ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना। मेजर सी फूड मार्केट फ्रॉम इंडिया, ओके, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। आई थिंक सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ही है। ठीक है, फिर मेंस वैल्यू एडिशन, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह। जीएस पेपर 3 में ज्यादा कुछ चांसेस हैं इसके पूछने के, तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि ये इसको पूछेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया है, कंक्लूजन दे दिया है, एसडीजी दे दिए हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर पूछ चुकी है, रोल ऑफ फिशरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, फिशरीज और एक्वाकल्चर को भी पूछ चुकी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स ओरिएंटेड डाल दिए हैं। प्लीज इनको एक बार, वैसे तो मैंने आंसर दे दिए हैं लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये हमारा लास्ट आर्टिकल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस और मैं बोलूंगा इन 5 आर्टिकल में इन
8वें आर्टिकल में ये जो 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 8 और आर्टिकल नंबर आई थिंक सेकंड जो IAP वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेरे को लगे हैं। ठीक है, तो इसको खत्म कर लेते हैं, इसको खत्म करके कंक्लूड करेंगे ताकि तुम भी इसको अपना जल्दी से रिवाइज कर लो। इस वीडियो को 1x पे या 1.5x पे देख लेना ताकि इसको अच्छे से तुम्हारे को ये जितनी भी बातें ये समझ में आए, और इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने क्या किया है, एक 4000 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट हिस्ट्री फ्रॉम मजूली आइलैंड, इन्होंने ऐसा बोला है कि ट्रेस हमें मिले। वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड ऑफर एडेप्टेशन इनसाइट्स। ठीक है, और ये न्यूज में क्यों था, क्या है, सब चीजें हम देख लेते हैं एक करके। तो एक स्टडी हुई थी जो 4000 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट और वेजिटेशन हिस्ट्री ऑफ मजूली आइलैंड के ऊपर हुई थी। इसने एक लॉन्ग टर्म इंसाइट हमें ये दिया कि क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी, वेजिटेशन का चेंज और फ्लड डायनेमिक्स कैसे काम करते हैं या फिर कैसे होते हैं, जो पैटर्न है। इसने हेल्प किया शेप एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को ताकि हम जो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उनको और अच्छे से एड्रेस कर पाए। और ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस और जो रिवर सिस्टम है ऑफ द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये रिसर्च की गई है बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ के द्वारा। ठीक है, असम में कोई नहीं है जो रिसर्च करने बैठा हुआ है। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये यूपी में बैठा है, लखनऊ के अंदर। स्टडी साइट क्या है, सकाली और सकली वेटलैंड है जो मजूली आइलैंड के अंदर में है। सेडिमेंट कोर क्या है, 150 सेंटीमीटर डीप कोर कलेक्टेड, इन्होंने एक सैंपल कलेक्ट किए हैं जिससे इनको पता लगा है। मेथड कौन कौन से यूज किए हैं, पेलिनोलॉजी किया है जिसमें पोलन एनालिसिस होता है, ग्रेन साइज एनालिसिस किया है, और को एग्जिस्टेंस अप्रोच लिए इन्होंने पोलन बेस्ड क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन की। ऑब्जेक्टिव क्या था, रिकंस्ट्रक्ट करना पास्ट वेजिटेशन को, टेम्परेचर को, रेनफॉल को और फ्लड इंटेंसिटी को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल रिकॉर्ड है फॉर द आइलैंड कवरिंग 4000 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं। असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है मजूली आइलैंड, बाउंडेड है ब्रह्मपुत्र रिवर, सवांसरी रिवर। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है, ध्यान रखना इस बात को। और एक कल्चरल सेंटर है न्यू वैष्णवाइट सत्रास का, जो कि श्रीमंता शंकर देव जी ने फाउंड किया था। शंकर देव के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर भी ऑलरेडी ये मजूली आइलैंड है। की डेटा फैक्ट्स, तो 4000 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट, सेडिमेंट कोर 150 सेंटीमीटर डीप, स्टडी जो की गई है 4040 ईयर्स ऑफ BP2 प्रेजेंस, और पोलन सर्व एज मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट। ये क्रोनोलॉजिकल डेट्स हैं, याद कर सकते हो कर लो, वरना इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस टाइमलाइन को मेंस में आंसर में लिखोगे तो बहुत अच्छा है। तो ये इसके स्टडी टूल्स हैं, पॉलिनोलॉजी, ग्रेन साइज, सेडिमेंट कोर, ये सब 3 है। ये इसकी मेजर फाइंडिंग्स हैं, एक बार देख लेना। ठीक है, कि क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं। मेजर क्लाइमेट इंडिकेटर्स यहाँ पे आ गए हैं कि मीन एनुअल टेम्परेचर कैसा रहा है, अर्ली वार्म से ह्यूमिड फेज रहा है, उसके बाद में कूलिंग रही है। एनुअल प्रेसिपिटेशन कैसा रहा है, वेरिएबिलिटी रही है जिसमें वेट और ड्राई फेजेस रहे हैं। वेजिटेशन कैसा रहा है, वेजिटेशन में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों रहा है। ठीक है, चैलेंजेस, इश्यू और एनालिसिस देख लेते हैं। तो फ्लड का चैलेंज है, वहां पे रिवर बैंक का इरोजन हो रहा है वो चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है वो एक चैलेंज है, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स है ये एक चैलेंज है, और डेटा गैप्स है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उधर। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड में भी मैंने इधर डाल दिया है कि हम वहाँ पे क्या क्या ऐसा करें कि जो पूरा मजूली आइलैंड है और जो इससे पर्टिकुलर एरिया है इसको हम कंजर्व कर सकें। फिल्म्स फैक्ट मैंने ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे,
ठीक है, मजूली आइलैंड में, तो एक बार दोबारा पढ़ लेना। ये BSIP क्या चीज है ये मैंने बता दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में है, लखनऊ में बेस्ड है। और एक स्टडी है पेलिनोलॉजी, ये क्या है, ये पोलन और स्पोर्ट्स को रिकंस्ट्रक्ट करती है ताकि हम प्रेजेंट पास्ट की वेजिटेशन और क्लाइमेट्स को स्टडी कर पाए। इंपॉर्टेंट क्लाइमेट इवेंट है जैसे कि 4.2 का इवेंट मींस 4200 ईयर्स। ओके, इसमें मेजर ग्लोबल ड्राई क्लाइमेट इवेंट है। फिर मेडिवल में क्या हुआ, फिर लिटिल आइस एज, तो 500 ईयर्स तक आइस एज भी रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इससे रिलेटेड हैं। मेंस में GS1 में जैसे ज्योग्राफी में वो पूछ सकते हैं, रिवर सिस्टम हो गया, लैंडफॉर्म हो गया, या कंजर्वेशन ऑफ मजूली आइलैंड हो गया, ये भी पूछ सकते हैं। GS3 में एनवायरमेंट है और डिजास्टर है, जो तुम्हारा फ्लड से रिलेटेड आता है, तो वो पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन दे दिया है, कंक्लूजन दे दिया है, STG लिंक दे दिए हैं, और मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे दिए हैं। और PYQ में ऑलरेडी वो पूछ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र भी पूछ चुके हैं, क्लाइमेट चेंज भी पूछ चुके हैं, और यहाँ तक कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्लड्स भी पूछ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं, प्लीज अटेम्प्ट कर लेना इन क्वेश्चंस को भी, ठीक है। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर वीडियो में तुम्हें जो भी कुछ कमी लग रही है या जो भी कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा रहा हूँ या कम पढ़ा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं एड्रेस कर लूंगा अगली वीडियो में। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक भी कर देना। अगर तुमने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। इसकी जो भी PDF बनेगी वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं तुमसे कल 2 जून के PIP एनालिसिस में। थैंक यू।